अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेरिवेशन करेंगे और उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे और उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और पीएच और पीओएच का क्या रिलेशन है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन, और ये क्या इंडिकेट करते हैं, इसको स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का। वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक्चुअली आयंस की प्रोडक्ट है। कौन से आयंस? वाटर के आयंस। कौन कौन से? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है ना, वो चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि KW, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आयनिक प्रोडक्ट को उस टेम्परेचर पे जो वैल्यू आप देख रहे हैं उससे डिफरेंट होगी अगर टेम्परेचर बढ़ गया। यानी कि आप यूँ समझ लें कि ये वेरी करती है विद टेम्परेचर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको थॉरोली स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय KW। अब KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके दो नाम है। आपने हरगिज नहीं घबराना अगर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब आयनिक जो प्रोडक्ट है वाटर की उसी के बारे में पूछा जा रहा है, या आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है जिसे KW से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले ना मैं ज़रा आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि जो वाटर है ना, अगर प्योर स्टेट में तो एक पुअर या वीक इलेक्ट्रोलाइट है और पुअर कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसा आपके पास सब्सटेंस होता है, सोल्यूशन होता है, लिक्विड स्टेट में ऐसे वाटर है जिसमें से करंट पास कर सकता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि ये एक पुअर कंडक्टर है। किस स्टेट में? प्योर स्टेट में। अगर आप इसमें एसिड डाल देते हैं या बेस डाल देते हैं या साल्ट ऐड कर देते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। लिहाजा अभी मैं इसको प्योर स्टेट में ले रहा हूँ, यानी कि वाटर प्योर स्टेट में एक पुअर कंडक्टर है। हाँ, इसकी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है लेकिन मेजरेबल होती है। ऐसा नहीं है कि मेजरेबल नहीं होती, बट सम हाउ इट इज़ पुअर कंडक्टर इन प्योर स्टेट। दूसरा, ये सेल्फ आयोनाइजेशन करते हैं। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब होता है खुद को ब्रेक डाउन कर लेता है इन आयंस, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी ब्रेक डाउन बढ़ जाती है। आयंस क्या मतलब? देखें, वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को आयन को कैप्चर कर लेता है और रिवर्सिबल रिएक्शन में बनाता है हाइड्रोनियम आयन और साथ बनाता है OH। हुआ क्या है? वाटर के एक मॉलिक्यूल ने वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन आयन को अपने साथ जोड़ लिया। टेक्निकली पता क्या हुआ है? ये जो वाटर का आयन है ना, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये H2O था, ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। एक इसका हाइड्रोजन आयन अलहदा हो गया और दूसरा इसका बन गया हाइड्रोक्सिल आयन। यानी कि वाटर के अंदर दो आयंस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है और उसे दूसरा वाटर यानी कि दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल उसमें से हाइड्रोजन आयन को अलहदा करता है, हाइड्रोक्सिल आयन को अलहदा कर देता है। इसको कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन, खुद ब खुद, यानी कि खुद ही वो अपने आप को तोड़ लेता है आयंस के अंदर, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन में वाटर जो है वो दो आयंस में कन्वर्ट हुआ है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन ये इसकी आयंस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। यानी कि ये सेल्फ आयोनाइजेशन बहुत कम करता है, वेरी 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 लो, जिसकी वजह से ये आयंस कम बनते हैं। जब आयंस कम बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, लिहाजा ये पुअर कंडक्टर कहलाएगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो आपने बात याद रखनी है कि कम आयंस बनने की वजह से, यानी कि वाटर का हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कम कंसंट्रेशन बनाने की वजह से हम इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अच्छा तो तब होगा जब उसमें आयंस ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा कंडक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये सोल्यूशन है, एक वाटर प्योर स्टेट में है, एक वाटर आपका मिक्स्ड है, उसमें मिक्स्ड है साल्ट।
आप देखें इनके साथ मैंने सर्किट अटैच किया, इनके इलेक्ट्रोड सर्किट के इसके अंदर अटैच किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो बल्ब इन प्योर वाटर है उसकी रोशनी कम है, और जो बल्ब इन सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर है उसमें उसकी रोशनी ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हुआ है उसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ गई है, जिससे वो बल्ब ज़्यादा रोशन हुआ है, ज़्यादा लाइट अप हुआ है। समहाउ मैं अगर अपने टॉपिक को सेल्फ आयनाइजेशन की बात करूं तो वाटर जो है वो ख़ुद को 2 हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट कर लेता है, और ये बहुत कम तादाद में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बहुत कम वैल्यू में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बहुत कम। आप यूँ समझे करोड़ों में से एक आधा मॉलिक्यूल जो होगा वो आयोनाइज होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी कम मिकदार में ये आयोनाइजेशन होती है। इसका मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन होती तो है मगर वेरी लो वैल्यू में। अब अगर मैं इसका केसी निकालूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको याद होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, where concentration sign means mole पर dm क्यूब, यानी कि एक dm क्यूब में कितने मोल्स हैं, एक dm क्यूब में कितने मोल्स हैं, एक कंसंट्रेशन का साइन है। अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरी Kc की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। इधर प्रोडक्ट कौन सी है? ये है? नहीं, ये है प्रोडक्ट, ऑन द राइट साइड होती हैं। तो वो आएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय या प्रोडक्ट विद हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर की कंसंट्रेशन। आप कहेंगे सर ये तो बनते ही ना होने के बराबर है, तो आप यूं ही समझें कि आपके पास वाटर ही है। ये ऐसे ही है जिस तरह मेरे पास 3 करोड़ हो, ठीक है, या मेरे पास मेरे पास 5 करोड़ है, और मुझसे कोई पूछता है कि उसमें से 2 रुपये कम हो गए हैं, तो मैं कहूँगा मेरी जो अमाउंट है उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। सेम इसी तरह अगर 5 करोड़ मॉलिक्यूल में से 1-2 आयोनाइज हो गए हैं तो आप उससे क्या एस्टिमेट करते हैं? Kc की वैल्यू से एस्टिमेट ये करते हैं कि ये इंतहाई कम मिकदार में आयोनाइज होते हैं। तो लिहाजा आप यूं ही समझें कि इनका प्रोडक्ट अगर इससे डिवाइड किया जाएगा तो Kc की वैल्यू इतनी कम आएगी, इतनी कम आएगी, इतनी कम आएगी कि आप कहेंगे ये बहुत कम वैल्यू है। इतनी कम वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा है, लिहाजा Kc की वैल्यू बहुत कम आई। एट 25 डिग्री जो Kc की वैल्यू ये जनरेट होती है, यानी कि इन दोनों की जो रेशो जनरेट होती है वो होती है 1.8 10⁻⁻16। अच्छा, अब यूनिट्स को देखते हैं। देखें, यूनिट्स निकालने का बड़ा आसान तरीका है। आप ये जो कंसंट्रेशन हैं इसकी जगह मोल पर dm क्यूब लिखें, इसकी जगह मोल पर dm क्यूब लिखें। जब आप इन दोनों की जगह मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब लिखेंगे तो इसके और इसके यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा सिर्फ मोल पर dm क्यूब। चूँकि ये यूनिट्स निकालना हमारा अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एट 25 डिग्री हमने Kc की वैल्यू को चेक करना था कि वो किस तरह की आती है। Kc की वैल्यू जो 25 डिग्री पे आती है 1.8 10⁻⁻16 आती है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वैल्यू बहुत छोटी है। ये वैल्यू छोटी कैसे मुझे अंदाज़ा हुआ? 10 पावर माइनस में है। अब ये छोटी होने का एक ही मतलब है, Kc होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होती, रिएक्टेंट कम होते तो Kc की वैल्यू लार्ज आती। अगर प्रोडक्ट है से 1 और रिएक्टेंट है 100 तो मेरा जो आंसर है वो 0 या 10⁻⁻2 में आएगा। तो आप सोचिए 10⁻⁻16 का मतलब क्या है कि इतनी कम वैल्यू है। तो मैं ये कहूँगा कि एट 25 डिग्री जो आपके पास Kc की वैल्यू है, इट इज़ वेरी स्मॉल, which indicates that there are less number of hydrogen ions produced when water is ionized। हाँ, आप टेम्परेचर बढ़ा लें तो Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन somehow अभी हम ज़रा आगे चलते हैं। वाटर की कंसंट्रेशन जो इनिशियली ली गई थी, मैंने जैसे बताया कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर dm क्यूब, कितने मोल एक dm क्यूब में लिए गए हैं। देखें, बड़ी सादी सी बात है, इधर लिखते हैं ज़रा आसानी होगी। एक dm क्यूब में
वाटर के कितने मोल्स लिए गए हैं, वो वाटर की कंसंट्रेशन इंडिकेट होगी, वाटर कंसंट्रेशन। अच्छा, वाटर कंसंट्रेशन एक डीएम क्यूब में अगर मैंने निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि वाटर के कितने मोल्स हैं पर डीएम क्यूब। तो मोल्स निकालने पड़ेंगे, कोई मसला ही कोई नहीं है, मोल्स निकालने का तो इशू नहीं है। देखें, N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। देखें, मोलर मैस ऑफ वाटर तो हम सारों को पता होता है। वाटर का मोलर मैस निकालने का बड़ा आसान तरीका है। वाटर का फार्मूला क्या होता है? वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी कि 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मैस तो आ गया 18 ग्राम पर मोल। मैस ऑफ वाटर, देखें वाटर के 1 डीएम क्यूब का मतलब ये है कि वाटर का 1000 ग्राम है। असल में वाटर की डेंसिटी होती है 1, लिहाजा जितना वॉल्यूम लेते हैं आप, मतलब 1 सीएम क्यूब लिया तो वो 1 ग्राम के बराबर आता है। तो अगर आप 1 डीएम क्यूब यानी कि 1000 सीएम क्यूब लेंगे तो वो 1000 ग्राम के इक्वल आएगा। तो 1 डीएम क्यूब में जो वाटर का मैस होता है वो 1000 ग्राम होता है। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ इसमें बॉक्स के नीचे कि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम का मतलब है 1000 ग्राम 1 लीटर पानी में है। आप मेरे पास 1 लीटर पानी लाए और कहा सर ये इसका मैस क्या है, मैं कहूँगा 1000 ग्राम है, 1 किलो है, 1 kg है। अगर आपका सोल्यूशन कोई और होता ना तो उसका मैस डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। हर सोल्यूशन के लिए ये रूल नहीं अप्लाई कर देना। ऐसा नहीं है कि आप हनी लेके आए, शहद लेके आए और उसका 1 लीटर आप कहें नहीं सर 1 किलो के इक्वल होता है। नो, इट हैज़ डिफरेंट डेंसिटी फ्रॉम वाटर। वाटर के लिए ये रूल अप्लाई होता है कि वाटर का अगर मैं 1 लीटर लूँगा तो वह 1 किलो या 1000 ग्राम के इक्वल होगा। स्टूडेंट, अगर मैं 1000 को 18 से डिवाइड करूँ, ये ग्राम में लिखने लगा था, तो ये आ जाएगा 55.5। इसका मतलब पता है क्या है? 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर हैज़ 55.5 मोल्स। तो कंसंट्रेशन क्या बनी? वाटर की कंसंट्रेशन क्या बनी? वाटर की कंसंट्रेशन बनी 55.5 मोल पर लीटर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 डीएम क्यूब, तो मेरी कंसंट्रेशन आ गई 55.5 मोल पर डीएम क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कंसंट्रेशन तो निकाल ली वाटर की, मैंने KW की तरफ जाना है ना, KW की तरफ जाना है, क्योंकि मैं अभी डेफिनेशन पे इसलिए नहीं गया था कि मैं जब तक इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं निकाल लेता ना, मैं KW की तरफ नहीं जा पाऊंगा। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, वाटर की कंसंट्रेशन फाइंड की, मैं दोबारा लिखता हूँ ये एक्सप्रेशन, Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन divided by water की concentration. Now I have calculated the value of water concentration in 1 dm cube 55.5। Kc की तो मुझे पहले ही पता है 1.8, ये देखिए मैंने लिखी है 25 डिग्री पे 10⁻⁻16 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 55.5 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास आंसर क्या आया? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 1.01 10⁻⁻14। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आई है ना आयंस की, किसके आयंस की? वाटर के आयंस की। कौन कौन सा? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। इसको मैं कहूंगा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे मैं क्या कहूंगा? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसकी वैल्यू KW को से शो करूंगा और वो होगी, इसको मैं 1 ही कंसिडर कर लेता हूँ ना, तो 1 × 10⁻⁻14। स्टूडेंट, ये KW आ गया वाटर का एट 25 डिग्री। 25 डिग्री चेंज होगा, मैंने पहले बताया टेम्परेचर से।
इसको मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहता हूँ। तो चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो मैंने क्या बात की है, मैंने ना फाइंड किया क्या आयंस का प्रोडक्ट, किसका, वाटर का। तो वो क्या बन गया, आयंस का प्रोडक्ट पानी का वाटर का। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हुआ, वो प्रोडक्ट जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, या द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अभी मैंने तो 25 डिग्री पे किया ना, अब KW मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे भी फाइंड कर सकते हैं, इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट। दोबारा सुने स्टूडेंट, ये दो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट, एक खास टेम्परेचर पे। इसका मतलब अगर आप KW की वैल्यू 100 डिग्री पे फाइंड करें तो इट वुड बी डिफरेंट एज वी हैव फाउंड ऑन 25 डिग्री, उस पर भी बहस करते हैं। ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसे KW से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मैंने आपको कर दिया है। यहाँ तक आपकी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। मैं ज़रा इस पर थोड़ी सी बहस करना चाहूँगा। देखें, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की ना ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दीज वैल्यू, बट यू कैन रिमेंबर दीज 3 वैल्यू एट लीस्ट। ये 3 वैल्यूज़ जो हैं, 0 डिग्री पे देखें KW की वैल्यू कम है, 25 डिग्री पे उससे ज़्यादा है, 100 डिग्री पे 7.5 है। यानी कि मैं हुआ क्या है, मैं 0 डिग्री से 100 डिग्री पे अप्रोच किया, मूव किया, तो KW की वैल्यू 75 टाइम्स बढ़ गई तकरीबन। ये तो बड़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई। इसका मतलब है KW की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, चेंज होगी विद टेम्परेचर, इंक्रीज करेगी। यानी कि आप यूँ समझ लें KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ जाएगा। मगर यहाँ एक बड़ा मसला आता है, मगर ये इंक्रीज एक जैसा नहीं होगा। आपने याद रखना, ये इंक्रीज एक जैसा नहीं होगा। मतलब क्या है, देखें, अगर कोई चीज़ टेम्परेचर बढ़ाने से रेगुलरली बढ़ रही हो तो उसका ग्राफ ना कुछ ऐसा आता है। मैं आपको रैंडम बताता हूँ। अगर मैं यहाँ टेम्परेचर लूँ या KW लूँ, तो अगर तो टेम्परेचर बढ़ाने से KW इक्वल इंटरवल से बढ़ रहा हो तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलर इंटरवल से नहीं बढ़ रहा। जो इनमें डिफरेंस है वो डिफरेंस इनमें नहीं है। जितनी ये इंक्रीज हुआ है उस हिसाब से ये इंक्रीज नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, लिहाजा इनमें रेगुलर इंक्रीज नहीं है। जब रेगुलर इंक्रीज नहीं होगा तो मैं कहूँगा कि यस, हाँ इंक्रीज है, बस रेगुलर नहीं है। तो लिहाजा KW जो है वो टेम्परेचर के साथ रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता मगर बढ़ता है। आप इसको समझने के लिए यूँ समझें, जैसे महंगाई है, हर साल महंगाई बढ़ रही है मगर एक जैसी नहीं बढ़ रही। कभी 10% बढ़ जाती है, कभी 20% बढ़ जाती है, कभी 5% बढ़ जाती है, कभी 50% बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ रही है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना हर साल एक जैसी महंगाई बढ़ रही है, आप ये कहते हैं हर साल महंगाई बढ़ रही है। एक जैसी नहीं बढ़ रही, रेगुलर इंटरवल से नहीं बढ़ रही, कभी ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कम, लेकिन बढ़ ज़रूर रही है। सेम हैपन्स विद द दिस, कि आप लिखेंगे देयर इज नो रेगुलर इंक्रीज, वरना ऐसा ग्राफ आता है अगर रेगुलर इंक्रीज होता है, KW बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। स्टूडेंट, ये जो ऊपर मैंने 75 टाइम्स वाली बात लिखी है ना, दिस इज एक्चुअली योर MCQ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। अब स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी डेरिवेशन है। इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं, इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस को कंपेयर करने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ तक आपने ये डिस्कस किया कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेरिवेशन कैसे आती है। सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ क्या हैं फॉर न्यूट्रल वाटर, यानी कि मैं एसिड ना डालूँ, बेस ना डालूँ, न्यूट्रल वाटर लूँ, उसमें मैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहूँ न्यूट्रल वाटर में एट 25 डिग्री, तो वो कितनी आएगी।
क्या वो बराबर आएगी, मुख्तलिफ आएगी। और दूसरा हिस्सा उसका ये है pH और POH, और एसिड और बेस, इन सारों की pH और POH का क्या फ़र्क होता है, कितनी होती है, स्केल क्या है और किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। अब हम इस सारे को पढ़ने जा रहे हैं। सो लिहाजा हमने आयनिक प्रोडक्ट की डेरिवेशन तक इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम करने क्या जा रहे हैं, हम दो पार्ट्स करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम करने ये जा रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ फाइंड करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि KW। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाय द एडिशन ऑफ एसिड और बेस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को क्या होता है। बस जो भी होता है, KW की वैल्यू को कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हम pH और POH पढ़ेंगे। एक डेनिश केमिस्ट हैं सोरेनसन, उन्होंने pH और POH का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो हमें एसिड और बेस की वाटर में एडिशन के बाद जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है उसके बारे में एक सर्टन न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट करके बताती है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या किस एरिया में लाई करता है। समहाउ हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के लिए। स्टूडेंट, हमने अभी ये पढ़ा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की प्रोडक्ट एट सर्टेन टेम्परेचर कहलाएगी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसको KW से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एट 25 डिग्री जो KW की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 10 पावर माइनस 14। 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 का मतलब है 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आंसर आएगा ना। तो इसको यूं भी तो मैं लिख सकता हूं न्यूट्रल वाटर के लिए। अभी मैं ना एसिड ऐड किया ना बेस। देखिए, न्यूट्रल वाटर का मतलब समझे। न्यूट्रल वाटर ना एसिड ऐड किया है जिससे उसकी pH कम हो जाए, ना बेस ऐड किया जिससे उसकी pH बढ़ जाए। आसान लफ्ज़ों में, इससे भी आसान समझाऊं, न्यूट्रल वाटर, एसिड ऐड करेंगे हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएंगे, बेस ऐड करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाएंगे। न्यूट्रल वाटर का एक और भी मतलब होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के, ना ये ज़्यादा है ना ये ज़्यादा है, लिहाजा ये दोनों इक्वल हैं। लिहाजा ना वो एसिडिक की तरफ है ना बेसिक की तरफ है, तो वो किस तरफ है, वो न्यूट्रल है। तो अब न्यूट्रल वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री KW जनरेट करती है, और KW की वैल्यू है 10 पावर माइनस 14। मैं यहाँ लिखता हूँ, सिंस it is neutral, so hydrogen ion concentration would equal to हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो पहले मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की डेरिवेशन कर लेता हूँ, फिर हाइड्रोक्सिल आयन की कर लूँगा। तो मैं इक्वेशन 1 मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर में लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14। मैं अब ऐसा करता हूँ, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की जगह हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिखता हूँ। तो ये इसका स्क्वायर बन गया, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ। अब मैंने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन न्यूट्रल वाटर में फाइंड करनी है 25 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मुझे इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये ले स्टूडेंट, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया। अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो आपके पास आएगी, दिस ब्रैकेट साइन मीन्स कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 7, और कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल 1 DM क्यूब में या पर DM क्यूब। गौर से सुननी है मेरी बात, ये बहुत ज़रूरी है। 10 पावर माइनस 7 मोल्स हैं 1 लीटर वाटर में। 10 पावर माइनस 7 का मतलब पता है क्या है? 10 पावर माइनस 7 का मतलब ये है कि 1/1,000,000,000,7 zeros, यानी कि 1/, इतनी छोटी वैल्यू, तो बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत छोटी है। किसमें? 1 लीटर पानी में कितने मोल्स है? इतने मोल। दिस इज वेरी लो, यानी कि वाटर के 1 लीटर
लिया जाए तो वाटर के कितने मोल्स होते थे उसमें 55.5, और 55.5 मोल्स ऑफ वाटर में इतने मोल्स सिर्फ आयंस हैं, किसके? हाइड्रोजन आयन। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, हाइड्रोजन, मैंने इक्वेशन 1 यूज की ना, अब मैं ऐसा करता हूं, अगेन यूज करता हूं इक्वेशन 1, और मैं इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को 10⁻⁻14 के बराबर लिखता हूं, और इस दफा मैं हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्सिल आयन डाल देता हूं। अब स्टूडेंट्स ये आ गया हाइड्रोक्सिल आयन का स्क्वायर, हाइड्रोजन आयन खत्म हो गया, 10⁻⁻14, ये दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आई वो भी सेम वही आई जो हाइड्रोजन आयन की आई। कितनी? 10⁻⁻7 मोल पर डीएमक्यू। दो बातें तो हमें यहाँ पे समझ आ गई। क्या? हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है न्यूट्रल वाटर में वो बराबर होती है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 25 डिग्री या किसी भी टेम्परेचर पे। अच्छा, ये मैं ज़रा बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी से मैं 80 पे रहता हूँ। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो मौजूद है वो बराबर है, ना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा ना हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा है। KW की वैल्यू जो है ना वो 10⁻⁻14 है, 10⁻⁻14 है। कब? जब आपका टेम्परेचर है 25 डिग्री। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में चेंज करना चाहता हूं तो मुझे एसिड ऐड करना पड़ेगा, फिर मुझे न्यूट्रल वाटर नहीं लेना पड़ेगा। असल में होता क्या है, एसिड की अगर मैं बात करूं, एसिड जो होता है ना, फॉर एग्जांपल HCl, एसिड को जब मैं वाटर में ऐड करता हूं ना तो एसिड आयोनाइज होता है दो पार्ट्स में, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। इसका मतलब पता है क्या है? वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, जिसकी वजह से होगा क्या कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। किसके अंदर? पानी के अंदर। क्यों? पहले हाइड्रोजन आयन मौजूद थे, मैंने उसमें एक फॉरेन स्पीशीज, एक्सटर्नली एक स्पीशीज डाली जिसका काम हाइड्रोजन आयन बनाना था। तो पहले से मौजूद हाइड्रोजन आयन और जो नई स्पीशीज आई उसने हाइड्रोजन आयन बनाए, तो उससे क्या होगा, एसिड डालने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो मैं लिखूंगा जब मैं एसिड डालूंगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी नहीं, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ा। तो लिहाजा एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से। नाउ अगर मैं यही बात कंपेयर करूं बेस से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ली और ये आपने ऐड की वाटर में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बेस वाटर में ऐड करते हैं तो सोडियम आयन बनाता है और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। इसका मतलब बेस जब वाटर में डिसॉल्व की जाएगी तो इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस, इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन वाटर में पहले से मौजूद है इतनी तादाद में 25 डिग्री पे, ऊपर से हमने बेस ऐड कर दी, बेस ने भी कुछ हाइड्रोक्सिल आयन बना दिए, तो हाइड्रोक्सिल आयन की तादाद बढ़ गई, हाइड्रोजन आयंस की तादाद उधर ही रही। तो अब ये जो रिलेशन है ये उलट लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन आयन इज लेस देन हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये लेस और ग्रेटर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो साइन होता है ना, ये साइन, इस साइन में जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो ग्रेटर को शो करता है, जो छोटे वाला नोक होती है वो शो करती है स्मॉलर वैल्यू को। तो देखें अभी ये छोटे वाली वैल्यू हाइड्रोजन आयन की तरफ है, बड़े वाली वैल्यू हाइड्रोक्सिल आयन की तरफ है। सो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना चाहता हूं तो आई विल ऐड एन एसिड, और बाय द एडिशन ऑफ एसिड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, बट Kw value does not change. Kw value does not change at पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों? वो तो वाटर की है ना, वाटर के आयंस है, पर्टिकुलर टेम्परेचर वाटर की आयनिक प्रोडक्ट है, वो एसिड या बेस की थोड़ी है। अच्छा खैर, ये हो गया हमारा हिस्सा। अब हम आते हैं एक साइंटिस्ट पे, सोरेनसन एक डेनिश केमिस्ट थे।
इन्होंने क्या 1909 में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, इन्होंने पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखें, मैं आपको ज़रा पहले एक बात समझाना चाहता हूँ, पीएच क्या है। पीएच का मतलब ये है, पी का मतलब है नेगेटिव लॉग, और यहाँ एच का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। पीओएच नेगेटिव लॉग, पी का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग। समटाइम कुछ लोग इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कहते हैं, यानी कि कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। अगर मैं नेगेटिव लॉग को इंटरप्रेट करूं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो उसका मतलब पता है क्या बनता है, पी एच का मतलब बनता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, देखें जो नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव लॉग, ये असल में होती है पावर, तो ये यूं भी तो लिखी जा सकती है, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन -1। क्यों? लॉग में जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अगर मैं उसका प्रीवियस स्टेप करूंगा तो वो पावर यहाँ पे थी जो असल में माइनस में आई है, तो यही बन गया लॉग ऑफ 1 ओवर हाइड्रोजन आयन। सो टेक्निकली पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपकी अगर किसी स्पीशीज की, किसी सब्सटेंस की पीएच कम है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैं कहता हूँ कि आपके पास पीएच है 2 एक स्पीशीज़ की और एक स्पीशीज़ की पीएच है 4, तो आप कहेंगे कि जो 4 स्पीशीज़ है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू 2 कम है। ये टर्म्स का फ़ायदा क्या है, मीन्स हम क्यों पढ़ रहे हैं इसका? असल में जो पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट है ना, ये इसलिए ड्राइव किया गया क्योंकि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं, और इतनी छोटी वैल्यूज़ को न्यूमेरिकली यूज़ करना, इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल काम है। सोचिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁶ या 1 ओवर इस तरह लिख दूँ, तो आप उसको सोच के थोड़ी देर के रुकेंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको इंटरप्रेट करना। तो क्यों ना हम एक ऐसा स्केल ड्राइव करें, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करें जिसके ज़रिए हम पीएच और पीओएच, जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके ज़रिए हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर सकें। सो फॉर बेटर व्यूइंग, बेटर एक्सप्रेशन, हमने क्या किया, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को पीएच और पीओएच से शो किया। पीएच का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, और नेगेटिव लॉग को अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो मेरा ये क्वेश्चन, उसको इंटरप्रेट करते हुए ये आंसर आया मेरा कि पीएच अगर छोटी है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब जो एसिड जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बनाएगा वो उतनी कम पीएच रखेगा। मैं आपको एंड पे टेबल भी दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, बट समहाउ अभी मैं ऐसा करता हूँ, एक मेरे पास सोल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻⁷। मैं देखना चाहता हूँ इसकी पीएच क्या है, तो मैं ऐसा करूँगा, इस पर नेगेटिव लॉग अप्लाई करूँगा, नेगेटिव लॉग ऑफ एच, तो ये मुझे जनरेट कर देगा पीएच। तो मैं ऐसा करता हूँ, नेगेटिव लॉग की जगह लिख देता हूँ, हाइड्रोजन आयन की जगह लिख देता हूँ 1 × 10⁻⁷ एंड इट विल प्रोड्यूस आंसर 7। सो पीएच उस सोल्यूशन की क्या होगी, 7। इसका मतलब वो न्यूट्रल होगा। क्यों? कि जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होगी, लिहाजा ये सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। अब आपके सामने ये एक टेबल है, ये टेबल असल में मुख्तलिफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन्स है। शुरू में हाइड्रोजन आयन्स है, देन हाइड्रोक्सिल आयन है। आप देख सकते हैं जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 हुई, 10⁻⁻7 हुई, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻7 है, जो येलो कलर की इसमें पट्टी है, स्लॉट बनी हुई है उसमें। जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 हुई, 10⁻⁻6 हुई, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी चेंज हो गई। क्यों? अल्टीमेटली इन्होंने जो आंसर देना है 10⁻14 का देना है, लिहाजा अगर ये -6 है वो -8 हो जाएगी। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ, पीएच की जो वैल्यू है वो 10⁻2 को देखता हूँ, तो 10⁻2 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, मैं उसमें पीएच की वैल्यू को देखता हूँ तो वो आती है 2। क्यों? नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻2 = 2।
उसमें मैं POH की वैल्यू देखता हूँ, तो टोटल आंसर 14 आना चाहिए, यानी कि 10⁻² को बाकी जो वैल्यूज है 10⁻12 वो 14 के इक्वल आना चाहिए। वो आ गया हमारा एज पर रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 10⁻14 यानी कि KW आता है। इट मीन्स वो तो नहीं चेंज हो रहा। अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम करता हूं तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ के वो KW की वैल्यू 10⁻14 ले आती है। ये टेबल आपको क्या बता रहा है कि डिफरेंट pH का मतलब है डिफरेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। मतलब 1 pH का मतलब है 10⁻1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, 2 का मतलब है 10⁻2 हाइड्रोजन आयन। उसके मुकाबले में POH देखें, वो जो POH है ना, एक्चुअली वो आपको ये बता रही है कि आपका जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेके pH निकलता था, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन लेके आपका नेगेटिव लॉग निकलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर करवाता भी हूं। ये टेबल ऐसा बना रहेगा, मैं यहां पे आपको करवाता हूं। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है से 1 इंटू, मैंने यहां से ली ए वैल्यू 10⁻7 थी हाइड्रोजन आयन की, तो उसके मुकाबले में हाइड्रोक्सिल आयन की कितनी थी 10⁻7 ही। तो इसका भी जब मैं नेगेटिव लॉग लूंगा, यानी कि मैं फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन वो आएगी POH। तो जब मैं इसका भी नेगेटिव लॉग लूंगा तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव लॉग 1 इंटू 10⁻7 अगेन 7। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि मेरी pH और POH की दो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। ये बराबर तब आती हैं जब आपकी कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की हैं वो बराबर हों, यानी pH और POH की वैल्यू सेम तब आएगी जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो। व्हाट इफ एक की कम हो, pH 2 है तो POH क्या आएगी 12, तो 12 + 2 अगेन आंसर इसका 14 आएगा। उसकी तरफ चलते हैं। यहां हमने एक चीज जरा गौर करनी है, स्केल बनाने, स्केल को मैं समझाने जा रहा हूं। आपके पास pH का एक स्केल होता है 0 से 14 तक। ऐसा नहीं है कि ये यही होता है, ये नेगेटिव में भी होता है और 14 से अबव भी होता है। मैं 1 मोलर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने एक स्केल है pH का, इसके मिड में 7 है जो न्यूट्रल को शो कर रहा है, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 है जो हाईली एसिडिक सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड को शो कर रहा है, और इसके एक्सट्रीम राइट पे 14 है जो हाईली बेसिक सोल्यूशन को शो कर रहा है। वो जो आपके पास 0 के साथ 1 लिखा हुआ है ना, अगर मैं उसके नीचे वाले दो वैल्यूज को पढूं तो वो उसमें ये नजर आ रहा है कि pH 1 का मतलब है कि इधर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1 और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन उसके जो नीचे लिखी हुई है वो लिखी हुई है 10⁻13। तो उधर pH 1 है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नेगेटिव में कम होने का मतलब है ज्यादा है। नेगेटिव में कम होने का मतलब है ज्यादा है। इसका मतलब अगर किसी की pH 1 है ना तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो 0 में तो और ज्यादा हो जाएगी। ओके, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर मैं इस तरफ आता हूं तो 13 वाली वैल्यू को देखें। 13 के नीचे दो वैल्यूज लिखी हैं, pH लिखा हुआ है 13, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻13, तभी उसका आंसर 13 आया है। और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है 10⁻1 लिखी हुई है, विच इज हाई एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस। तो ये जो 13 है इसके नीचे लिखा हुआ है मैंने स्ट्रॉन्ग बेस, और 1 के नीचे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? 1 के नीचे वाला जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इधर जो कंसंट्रेशन है वो बेस की हाइड्रोक्सिल आयन की बहुत ज्यादा, लिहाजा वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्टूडेंट ये नेगेटिव में भी होती है, अगर आप 2 मोलर 3 मोलर एसिड ले लें तो वो नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी, एंड सेम फॉर अगर बेस लेंगे स्ट्रॉन्ग 3 4 5 मोलर तो 14 से अबव चली जाएगी। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में इतना ही है, तो मैं इसको अब लिख लेता हूं, इसको यहीं लिख लेते हैं। अगर तो 7 से लेस pH है तो वो एसिड है, यानी कि pH लेस देन 7 है तो वो स्पीशीज जो है वो एसिड है। pH ग्रेटर देन 7 है तो वो बेस है, और pH इज इक्वल टू 7 है तो स्टूडेंट वो न्यूट्रल है। मैं लिखता हूँ, ये एसिड को शो कर रहा है ऊपर वाली वैल्यू,
ये बेस को शो कर रही है और नीचे वाली न्यूट्रल को शो कर रही है। लास्ट के पी के डब्ल्यू, डेरिवेशन ऑफ पी के डब्ल्यू। देखिए स्टूडेंट, के डब्ल्यू किसके इक्वल था? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। जब मैं नेगेटिव लॉग दोनों तरफ अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये नेगेटिव लॉग का मतलब क्या होता है? पी, तो मैं इसको यूं लिख लूं, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच पॉजिटिव प्लस पी ओ एच नेगेटिव। अब याद रखिएगा, पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू आती है वो 14 आती है ओवरऑल। कैसे भला? अगर फॉर एग्जांपल मैं वो 1 वाली वैल्यू को ही वापस लिखूं तो पी एच 1 थी, तो अगर मैं उसी टाइम उसकी पी ओ एच निकालता तो वो 10 पावर माइनस 13 की कितनी आनी थी? 13। तो ओवरऑल आंसर कितना आना था? 14। तो पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है 25 डिग्री पे वो 14 आती है। अब एक बात आपने समझनी है, एक बात इसको समझ लेना है, पी के डब्ल्यू और के डब्ल्यू में ऑपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर के डब्ल्यू की वैल्यू बड़ी है तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू छोटी होगी। मैं लिखता हूं ताकि आप इसे हरगिज कंफ्यूज ना करें। के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू में इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो वैल्यू छोटी आएगी, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। यानी कि 0 डिग्री पे जो पी के डब्ल्यू है वो लार्जर वैल्यू इंट्रोड्यूस करेगा और इस पे जो पी के डब्ल्यू है वो स्मॉलर वैल्यू इंट्रोड्यूस करेगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव लॉग की वजह से ऐसा हो गया है कि के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आ गए हैं। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।